तो मेरे YouTube चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 5, जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो आइए हम इस चैप्टर में सजीव के बारे में और उनका परिवेश मतलब कि वो कहाँ रहते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सजीवों के एक एक लक्षण पर विचार करते हैं। तो सभी सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन और गति और वृद्धि। इस प्रकार से जो है अलग अलग लक्षण होते हैं। तो हम लोग श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन और प्रजनन, गति, वृद्धि को समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। तो पहला पॉइंट है सजीवों में गति। हमने क्या पढ़ा कि सजीवों में विभिन्न लक्षण को जानते हैं। तो उनमें था, तो पहला है एक उसमें से सजीवों में गति। तो जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति दिखाई देती है। तो उससे हम समझेंगे सजीवों में गति। जैसे कि एक मछली है, मछली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब वो चला गया, तो समझेंगे कि सजीव में क्या हो रहा है, तो गति हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों में प्रजनन। तो सजीवों में प्रजनन प्रजनन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो सभी जीव प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर अपनी प्रजातियां अस्तित्व में रखती हैं। सभी जंतुओं तथा पौधे में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, उसमें अपने समान जैसा जैसा कि वह है और उसके समान जीवों के उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम प्रजनन कहते हैं। तो आई होप कि आप प्रजनन को समझे होंगे। नेक्स्ट है सजीवों में वृद्धि। सजीवों में वृद्धि, तो किसी भी जीव का छोटा सा बड़ा हो जाना, छोटा से बड़ा हो जाना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। तो जैसे कि एक छोटा सा चूजा का मुर्गा बन जाना ही क्या कहलाता है, सजीवों में वृद्धि। जैसे एक छोटा सा चूजा बड़ा होकर क्या मुर्गा या मुर्गी बन जाता है, तो एक प्रकार क्या हुआ, सजीवों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है पॉइंट सजीवों में श्वसन। तो हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में श्वसन। सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जीव जंतु अपनी नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं और पेड़ पौधे मुख्यतः अपने पत्तियों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। तो जीव जंतु किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो नाक के द्वारा, जबकि पेड़ पौधे किसके द्वारा, तो पत्तियों के द्वारा अपना श्वसन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों में पोषण। तो प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग क्या क्या अध्ययन किए अभी तक, हम लोगों ने सजीवों में पोषण, सजीवों में श्वसन, सजीवों में वृद्धि और सजीवों में प्रजनन और सजीवों में गति का अध्ययन किए। अब हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में संवेदनशीलता। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सजीवों में संवेदनशीलता। सॉरी, थोड़ा पीडीएफ कट गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में संवेदनशीलता। जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसका अर्थ है कि छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति यानी कि छूने के प्रति संवेदनशील है। इसको अगर आसानी से समझना होगा तो आइए हम लोग देखते हैं कि आँख में जब धूलकण चला जाता है, जब आँख में धूलकण चल जाता है तो आँखें स्वतः ही बंद होने लगती है या लाल हो जाती है। तो इसे ही क्या कहेंगे कि आँख क्या है, मेरा एक तरह से संवेदनशील है। यानी कि सजीव में क्या होता है, संवेदनशीलता होता है। उसमें जो भी चीज़, जैसे कि इसमें आँख में जब कचरा चला जाता है तो क्या होता है, अपने आप लाल हो जाता है या बंद होने लगता है।
यह सभी परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं और इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। और इन परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जो चेंजिंग हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशील कहलाता है। ये जो चेंजिंग हुआ उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन। और उद्दीपन के प्रति ही अनुक्रिया ही क्या कहलाता है? संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे कि आप और भी संवेदनशीलता के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए, जलेबी या इमली को देखकर हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है वो क्यों आता है? तो संवेदनशीलता के ही कारण आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन क्या होता है? तो उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न जैविक क्रिया जैसे पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है। जैसे कि विभिन्न जैविक क्रिया मतलब शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रिया हो रहे हैं, तो पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है। और उसी के चलते उत्सर्जन क्या है कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो सजीवों में उत्सर्जन को आप समझे होंगे कि हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है या कहते हैं। जंतु में यह मल मूत्र पसीना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलता है। और पौधे में भी यह उत्सर्जन की क्रिया होती है। जंतु में किस प्रकार से रहता है? तो मल मूत्र पसीना कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थ है। और इसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और पौधे में उत्सर्जन भी होता है। पौधे में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, जैसे गोंद या रबड़ और इत्यादि। देखिए, जो गोंद रबड़ है वो पौधे के लिए हानिकारक हैं। या आप लोग सुने होंगे क्या चीज? तो गोंद देखे होंगे, गर्मी के दिन में लोग गोंद इसे पेड़ में चिपक जाते हैं, जिसे हम लोग बोल चाल के भाषा में लाशा कहते हैं। और रबड़, ये देखिए एक प्रकार का क्या है? पेड़ पौधे के लिए हानिकारक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है? यूजफुल पदार्थ है। तो पौधे भी क्या करते हैं? उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में वास स्थान। सजीवों के वास स्थान। पौधे तथा जंतु की प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। पौधे तथा जंतु प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वातावरण उसे जीव का परिवेश कहते हैं और उस वातावरण को जीवों का परिवेश कहते हैं। उस जीव का परिवेश कहलाता है या कहते हैं। जैसे कि कोई भी जंतु हैं जो एक बाउंडिंग एरिया में रहते हैं। कौन कौन चीज़? तो पौधे, यहाँ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, जीव जंतु कुछ भी हो सकते हैं। और ये सब जो रहते हैं, इन्हीं का जो पूरा एरिया हुआ, इन्हीं को क्या कहते हैं? तो परिवेश कहते हैं। और अपने जीवन व्यतीत करते हैं और इन वातावरण को हम टोटल क्या कहेंगे? परिवेश कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आवास या वास स्थान। हम लोग ने अभी पढ़े कि जैसे कोई एरिया है और इसमें जो जीव जंतु निवास करते हैं, पेड़ पौधे जो निवास करते हैं, उन्हें ही पूरा मिलाकर हम क्या कहते हैं? परिवेश। और उसी में है आवास या वास स्थान। वह स्थान जहाँ किसी सजीव को पर्याप्त भोजन सुरक्षा तथा प्रजनन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, उस जीव का आवास या वास स्थान कहलाता है। किसी भी वास स्थल में केवल सजीव ही नहीं निर्जीव भी रहते हैं। अब देखिए, किसी भी वास स्थल में मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पर कोई स्थल है और यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी सजीव को रहने के लिए कोई एरिया है और यहाँ पर सजीव के रहने के लिए उसको क्या क्या चीज़? तो पर्याप्त भोजन मिल रहा है, प्रजनन करने के लिए उसके अनुकूल वातावरण है, तो वह क्या कहलाएगा? उस जीव का आवास या वास स्थल कहलाएगा। और किसी भी वास स्थल में केवल सजीव और निर्जीव ही नहीं रहते हैं, दोनों रहते हैं। तो आइए समझते हैं जैव घटक। देखिए, सजीव और निर्जीव अलग अलग होते हैं। तो जो सजीव के मतलब सजीव के जो अति घटक होते हैं, जैसे कि वह क्षेत्र किसी भी वास स्थल, जैसे कि कोई वास स्थल है या आवास है, तो जहाँ पर ये किसी भी वास स्थल में जहाँ पर सजीव जीव जंतु रहते हैं, सजीव जैसे किसी भी वास स्थल के सभी सजीव जैसे पौधे जंतु तथा अति सूक्ष्म जीव उसके जैव घटक कहलाते हैं। किसी भी वास स्थल के सभी सजीव जैसे, अगर सभी सजीव हैं
किसी भी वाष्प स्थल में सभी सजीव हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव घटक। और किसी भी वाष्प स्थल में सभी अजैव हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, या निर्जीव हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अजैव घटक कहेंगे। हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, अगर कोई एरिया है, कोई वाष्प स्थल है, अगर वहाँ पर सभी जीव सजीव हैं तो उन्हें जैव घटक कहेंगे। और कोई वैसा वाष्प स्थल जहाँ पर सभी वस्तुएं क्या हैं, निर्जीव हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अजैव घटक। तो सजीव घटक में क्या क्या आ जाएंगे, तो जैसे कि पौधे, जंतु तथा अति सूक्ष्म जीव। और निर्जीव वस्तु में यानी कि अजैव घटक में क्या क्या आएंगे, तो आइए हम निर्जीव यानी कि अजैव घटक को समझते हैं कि किसी भी वाष्प स्थल के सभी निर्जीव जैसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि क्या हैं, अजैव घटक कहलाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप समझे होंगे कि कोई भी वाष्प स्थल जहाँ पर सभी सजीव रहते हैं उसे जैव घटक, और कोई भी वाष्प स्थल जहाँ पर केवल निर्जीव वस्तुएं रहते हैं उसे हम अजैव घटक कहते हैं। नेक्स्ट है स्थलीय आवास। स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है, जैसे वन या वन क्षेत्र, घास के मैदान इत्यादि। स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। जैसे में क्या क्या हो जाएगा, वन या वन क्षेत्र, घास के मैदान इत्यादि। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जलीय आवास। जलीय आवास क्या होता है, जलीय आवास दो तरह के होते हैं, मीठे जल वाले और एक होते हैं समुद्री जल वाले। तो मीठे जल में इसमें तरह तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें मीठे जल में क्या होते हैं, इसमें मीठे जल वाले आवास जैसे कि नदी, तालाब, झीलें, नहर, इसमें तरह तरह के जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती हैं। और समुद्री या लवणीय जलीय आवास में क्या होता है कि खारे जल में कई प्रजाति की मछलियाँ, केकड़े, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, हवेल तथा कई प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो जलीय आवास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन? तो मीठे जल वाले आवास और समुद्री या लवणीय जल आवास। नेक्स्ट पॉइंट है वायुव्य आवास। देखिए आवाज टाइप हो गया है, उसको आवाज समझिएगा। यह आवास समानता होगा। यह आवास समानता विधियों जंतुओं एवं वैसे जंतुओं के लिए माना जाता है जो पेड़ों पर रहते हैं। वायुवास जो है वो किसके लिए जाना जाता है, तो देखिए हवा में, देखिए वायुवास का मतलब, कहने का मतलब है कि हवा में जो घर होंगे उन्हें, तो हवा में तो कोई रहता नहीं है। तो जो वायु आवास का जहाँ जिक्र किया गया है वो सामान्यतः पेड़ पौधे पर, मतलब उनके लिए किया गया है जो पेड़ पौधे पर रहते हैं, यानी कि घोंसला में रहते हैं, तो उनके लिए बोला गया है वायु आवास, यानी कि वायु आवास होता नहीं है। आगे समझते हैं हम लोग अनुकूलन क्या होता है। जो अनुकूलन किसे कहते हैं, जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि कोई एरिया या वह कोई भी गुण जो किसी पौधे को अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। आइए हम कुछ अनुकूलन का अध्ययन करें। वन तथा घास स्थल के जंतुओं में अनुकूलन, जैसे कि शेर, यह मांसाहारी प्राणी है। इसका हल्का भूरा रंग इसे जंगल में छिपने में सहायता करता है। तथा जो शेर है इसके बड़े बड़े दांत होते हैं और इसके पंजे के लंबे लंबे नाखून भी होते हैं, और दौड़ते समय अपनी अंगुलियों को अंदर खींच लेते हैं ताकि वह न टूटे। इनकी आंखें चेहरे के सामने की ओर होती है, और इनकी आंखें क्या होती है, चेहरे की एकदम सामने होता है, जिससे अपने शिकार को ठीक से देख पाते हैं। तो ये क्या है, तो यह जो है वन तथा घास स्थल के जंतुओं के अनुकूल है।
कौन से? तो शेर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन। देखिए मरुस्थलीय अनुकूलन में क्या होता है, तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान में पानी की अत्यंत कमी होती है, दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रात बहुत ठंडी होता है, तो रेगिस्तानी सांप यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो जीव होते हैं कौन कौन से? तो रेगिस्तानी सांप, चूहे एवं केकड़े। सांप, चूहे एवं केकड़े, इनके बारे में आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो गर्मी से बचने के लिए लोग दिन में क्या करता है, यहाँ बोल रहे हैं कि दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडा होता है, तो इन लोग दिन में बचने के लिए बालू में बनाए गए बिलों में रहते हैं और रात में अपना भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। इनके पैर छोटे छोटे होते हैं जिससे आसानी से बिल में घुस सके, और सांप के पैर नहीं होते हैं। तो आप लोग समझे कि मरुस्थलीय रेगिस्तानी में पानी की अत्यंत कमी होती है, तो इन लोग खाना कैसे खाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, तो सांप मिलते हैं, रेगिस्तानी सांप और चूहे और केकड़े मिलते हैं, जो कैसे खाना अपना मतलब ढूंढते हैं। तो दिन तो बहुत गर्म होता है, तो उन लोग दिन में क्या करता है कि बिल में रहते हैं और रात में उन लोग खाना की तलाश करते हैं। नेक्स्ट है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की कई विशेषताएं भी होती हैं। इनके जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। इनका तना मोटा और मांसल होता है जिसमें जल का संचयन हो सकता है। तने की ऊपरी परत मोटी होती है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे नागफनी का पौधा, तो इनकी जो जड़ें होती है ना बहुत गहराई तक जाती है, और इनका तना जो होता है मोटा और मांसल मतलब थोड़ा सा कोमल टाइप का होता है, जैसे कि जीव के जैसा। और इसमें जल का संचयन हो सकता है, जल का संचयन मतलब इसमें जल स्टोर हो सकता है। और तनी के ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम करते हैं। और इनके ऊपर क्या रहता है, कांटे के जैसे संरचना रहता है जो कि इनके जल वाष्पन को कम करता है। नेक्स्ट है पर्वतीय अनुकूलन। पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष शंकु के आकार के होते हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह पतली होती हैं। जो पहाड़ी वृक्ष होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं ताकि, और इनकी जो पत्तियां होती हैं सुई की तरह पतली होती हैं ताकि वर्षा का पानी या बर्फ इन पर जमा न हो सके। इन क्षेत्रों के जंतुओं की खाल मोटी होती है और लंबे लंबे बालों वालों से ढकी होती हैं। जो इनके क्षेत्र के जो जंतुएं होते हैं तो उनकी क्या होती है, बालें लंबी लंबी होती हैं और उनसे ढकी होती हैं, जैसे में पहाड़ी कुत्ता, याक और पहाड़ी बकरियां। अब हम लोग पढ़ेंगे जलीय अनुकूलन। तो जल के लिए अनुकूलन, देखिए मछलियों के आकार धारा रेखीय होता है। यहाँ पर मछली आप लोग देख रहे होंगे, धारा रेखीय होता है तथा पार्श्व से चिपका होता है और एक तरह से चपटा टाइप का होता है। शरीर का ऐसा आकार उन्हें तैरने में मदद करती है, और उनका आकार जिस प्रकार का है उनको तैरने में मदद करता है। इनका शरीर साल्कों से ढका होता है। हम लोग बोल चाल में कहते हैं कि चोइयाँ जो होता है उसी को समझना, साल्कों से ढका होता है। यह शरीर को जल प्रतिरोधी बनाता है और इनको जल से लड़ने में सहायता करता है। मछलियाँ के पंख चपटे होते हैं। जलीय श्वसन के लिए मछलियों में गलफड़ा होता है। यह सीधे जल से ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये देखिए क्या करते हैं कि वातावरण से नहीं ऑक्सीजन लेते हैं, ये कहाँ से लेते हैं, जल से ही। जो मछलियाँ होती हैं जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और किसके सहायता से मतलब सांस लेते हैं, तो गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन तथा हवेल में श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो डॉल्फिन या हवेल है उनके अंदर जो होता है गलफड़ा नहीं होता है। तो उन लोग सांस कहाँ से लेते हैं, तो उन लोग देखिए क्या करता है कि एक समय के बाद मतलब बहुत देर के बाद उन लोग अपना जो मुंह होता है उसको बाहर निकालते हैं, और श्वास लेने के लिए उन लोग समय समय पर क्या करते हैं, अपना मुंह को बाहर निकालते हैं। कौन कौन, तो डॉल्फिन और हवेल। और ऑक्टोपस तथा स्क्विड, सिक्वाड गलती लिखल है, सिक्वर्ड, सिक्वर्ड नाम है मछली का। ऑक्टोपस और सिक्वर्ड समुद्र की गहराई में तथा समुद्र के तल में रहते हैं। और यह क्या करते हैं कि इनको सांस लेने के लिए इनके पास ऑक्टोपस और सिक्वर्ड जो है इन लोग समुद्र की गहराई में रहते हैं, और इनके पास सांस लेने के लिए अपना गिल्स होता है। इन लोग गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं। तो डॉल्फिन और जो हवेल है इनके पास अपना गिल्स नहीं होता है। ये एक समय के बाद क्या होते हैं कि पानी से बाहर आकर मुंह से सांस
लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जलीय पौधों में अनुकूलन। देखिए जो जल के अंदर पौधे होते हैं उनका अनुकूलन। तो जलीय पौधे की जड़ें, तने तथा पत्तियों की एक विशिष्ट संरचना होती है जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूल होती है। जलीय पौधे की जड़ें, तने तथा पत्तियों में विशिष्ट संरचना होती है जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूल होती है। मतलब जो जल ये जीव जो उसमें रहना चाह रहा है उसके लिए अनुकूल रहता है। जैसे कि देखे होंगे ये छोटे छोटे जलीय जीव जो रहते हैं तो क्या कहते हैं कि जो जल में जो पौधा रहता है ना उसी में फंस के रहते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। नेक्स्ट है कि वायवीय अनुकूल, यानी कि मतलब कि जो हवा में रहते हैं। तो कौन हो सकते हैं, तो पक्षी। पक्षी अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ते हैं तथा छोटे छोटे पैरों की मदद की सहायता से चलते हैं। पक्षी की पेशियां अत्यधिक विकसित और मजबूत होती हैं ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति दे सकें। जो पक्षी की पेशियों की होती है क्या होती है, अत्यधिक मजबूत होती है। तो यह चैप्टर जो था आज पर यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप कि यह चैप्टर आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।